प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसके माथे को किस कर लेते हैं। ये सारा नजारा दूर गाड़ी पर बैठा अर्थ देख रहा था। वह इस वक्त पानी पीने के लिए अपने मुंह में जैसे ही पानी डालता है, सामने का नजारा देखकर उसके मुंह से पानी बाहर निकल जाता है और फिर वह अपनी आंखों को एक दो बार मलकर फिर से देखता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस जाती है। यह क्या देख रहा है? सामने वाला इंसान देखने में साफ साफ कोई 40-45 साल का बुजुर्ग इंसान लग रहा था, या फिर वह उससे भी ज्यादा 50-60 साल का होगा, लेकिन वह काफी एज का था। इतना तो वह साफ साफ देख सकता था। वही किया को इस तरह उसके गले लगे देखना और उसका इस तरह किया को चूमना, ये सब अर्थ के गुस्से को आग दे रहा था। इस वक्त उसके सीने में आग जल रही थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस जाती है, उसका जबड़ा भींच जाता है। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके सारे शरीर की नसें तन गई थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह मन में सोचता है, कितनी सेमलेस लड़की है। मैंने इसे सोचा था कि यह एक एजेंट है और चीफ तो इसकी बड़ाई करते नहीं थकते हैं, लेकिन आज इसका असली चेहरा देखकर मुझे इससे नफरत हो रही है। लेकिन उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि काश ये सब उसका सपना होता, काश ये सब उसकी आंखों का धोखा होता। लेकिन जो कुछ वह देख रहा था वह गलत नहीं था। वह इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी जाकर वह टाइगर को मारे। इस बार उसका मन बिल्कुल भी उस आदमी को मारने को नहीं कर रहा था। इस बार तो अब उसका सारा गुस्सा टाइगर के ऊपर दिखाई पड़ रहा था। वही गुस्से से अपना दांत खींचते हुए अर्थ बोलता है, घटिया लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू कितनी ज्यादा सेमलेस है, आज तेरी हकीकत दिखाई दे रही है। वही किया के डैड किया से प्यार से बोलते हैं, बच्चा तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। तब किया बोलती है कि हाँ आज का कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाकी काम। और इतना बोलकर अपने हाथों में लाई फाइल को दिखाती आती है तो उसके डैड मुस्कुराने लगते हैं, यानी उसकी बेटी अब रात भर काम करने वाली है। ये सोचकर उन्हें अपनी बेटी के लिए थोड़ा अफसोस होता है। तब वह प्यार से फिर से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसके माथे को चूमते हैं और कहते हैं, बच्चा कभी अपने ऊपर भी ध्यान दो। तो इतना ज्यादा काम करना अभी जरूरी नहीं है, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। वैसे भी तुमने इस उम्र में जितना अचीव किया है उसको अचीव करने में लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन जब तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया है तो अब थोड़ा रिलैक्स भी कर लो। उनकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है और बोलती है, ठीक है पापा, मैं आपकी बातों को मानती हूँ। तब राजेंद्र जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ मानती हो पर करने वाली नहीं हो, ये तो मुझे भी पता है। ये सुनकर किया भी उनके साथ हंसने लगती है। वही दूर बैठा अर्थ किया को इस तरह उस आदमी से हंसते मुस्कुराते देखकर उसका तो खून ही खौला जा रहा था। तभी राजेंद्र जी जल्दी से किया को बोलते हैं, चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार बहुत ही बेसब्री से कर रही है। तुम्हें तो पता है वह हमेशा ही मौका ढूंढती रहती है कि कब वह तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। उनकी बातों को सुनकर किया को भी लगता है कि वाकई में वह अपनी माँ के साथ समय नहीं बिता रही है। तब वह बोलती है, हाँ चलिए हमें चलना चाहिए, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर किया गेट खोलकर बैठने लगती है। तब राजेंद्र जी कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हें आराम से बैठा देता हूँ। उनकी बातों को सुनकर किया को महसूस होता है पिता की केयर कैसी होती है। भले बच्चे कितने भी बड़े हो जाए पर पिता उन्हें छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है। ये सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आती है। वहीं राजेंद्र जी गेट खोलकर आराम से किया को बैठाते हैं। अर्थ भी बाहर दूर गाड़ी के अंदर से यह सारा नजारा देख रहा था। तभी राजेंद्र जी पलटकर दूसरी ओर जाते हैं और गाड़ी खोलकर उसमें बैठ जाते हैं।
वह लोग तो गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन अर्थ का तो राजेंद्र जी का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें ही थम गई हो। उसका हाथ अपने आप उसके दिल की जगह पर चला जाता है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लग रहा था कि तुरंत ही उसके प्राण निकल जाएंगे। ये सब वह क्या देख रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यह उसके डैड हैं। फिर वह इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? अर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। अभी तक उसने अपने चारों भाइयों को देखा था, फिर रेहान और अब उसके डैड। हे भगवान, ये सब क्या है? उसे लग रहा था कि इसी पल वह मर जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? उसकी सोच के भी परे था। अब इस नालायक को कौन समझाए? एक बार दूसरे नजरिए से भी सोच सकता था, लेकिन गुस्से और क्रोध में उसने कभी दूसरे नजरिए से नहीं सोचा कि वह उसकी फैमिली मेंबर भी हो सकती है। उसे तो बस अपना जासूसी वाला फंडा ही अपनाना था, इसलिए उसे तो बस वह एक एजेंट ही नजर आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि यहाँ अपना बदला लेने आई है। इसलिए उसकी पूरी सोच तो बस बदले तक ही जाके सीमित हो गई थी। इसने तो सभी रिश्तों की बात लगा रखी है। अरे यार, इसका दिमाग है कि क्या है? मुझे तो इसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं जब वह लोग चले जाते हैं, तब थोड़ी देर में अर्थ अपने होश में वापस आता है। वह तुरंत ही अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वह जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करें। उसे लग रहा था शायद किया उसके डाइट को लेकर कहीं जा रही है। हो सकता है वह उसे नुकसान पहुंचाए। यही सब ख्याल उसके मन में आ रहा था। वह सब उसके गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। अब अर्थ भी बिल्कुल रुकने वाला नहीं था। वह भी अपनी गाड़ी किया कि गाड़ी के पीछे ले जाने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही उसके सारे आदमी आगे निकल जाते हैं और अर्थ अपनी गाड़ी वहां से निकालता है, तभी उसके गाड़ी के आगे 4 गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिसने उस अर्थ की गाड़ी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर अर्थ को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर दूसरे ही पल में उसे टाइगर का ख्याल आता है, और तुरंत ही उसके दिमाग में क्लिक होता है कि टाइगर ने अपनी गाड़ी पहले भेजी। फिर वह कुछ देर बाद निकली और फिर उसके डैड आए। फिर टाइगर उसके डैड को लेकर चली गई। अब शायद उसकी बारी है। यानी टाइगर ने उसकी सारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए शायद किडनैप कर लिया हो, और वह जो अभी तक अपनी फैमिली में नहीं गया था, वह बाहर था इसलिए बचा था। लेकिन आज उसकी भी बारी आ गई। अर्थ के दिमाग में तरह तरह से सवाल उठने लगे थे, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस गाड़ी से कुछ बाउंसर निकलते हैं। वह इतने हटे कट्टे और लंबे चौड़े थे कि अर्थ चाहकर भी उनसे खुद को नहीं छुड़ा पाता, और वह घसीटकर उसे दूसरी गाड़ी में ले जाकर बैठा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्थ खुद को बचा पाएगा? उसके हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं और उसके मुंह में टेप चिपका देते हैं और उसकी कनपटी पर बंदूक लगा लेते हैं। इस वजह से अब अर्थ बिल्कुल ही खामोश हो जाता है। वैसे भी अगर वह लोग उसे नॉर्मल पकड़ते तब भी अर्थ उनके साथ जाता, क्योंकि उसे इस वक्त अपने पापा की फिक्र हो रही थी और उसे पूरा यकीन था कि टाइगर ने उसके डैड को किडनैप कर लिया है। अर्थ के मन में अब बहुत ही डरावने डरावने सीन चलने लगते हैं। उसे लगता है कि टाइगर एक ही पल में सभी का काम तमाम कर देगी। यह उन लोगों को किस तरह से टॉर्चर करेगी। चीफ ने उसके टाइगर के टॉर्चर करने का तरीका बताया था। ये सोचकर ही उसे अपने फैमिली के लिए डर लगने लगता है। उसे खुद पर टॉर्चर होने से कोई डर नहीं था, लेकिन उसके पापा और उसके परिवार के लोग ये सब सोचते ही उसकी रूह तक कांप जाती है। बेचारा किस समय कौन से ख्याली दुनिया में था, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है यार। आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। अब आगे क्या होगा जाने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 309। दोस्तों,
अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि कुछ गाड़ियां अर्थ की गाड़ियों के सामने आकर उसकी गाड़ी को ब्लॉक कर देती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब आगे अर्थ के मन में इस समय तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से उसे अपने फैमिली के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा था। वहीं ये सारा नजारा दूर खड़े राजेंद्र जी के गार्ड देख रहे थे। वह भी अब अर्थ की गाड़ी के पीछे लग जाते हैं, जिस गाड़ी में अर्थ को बैठाकर ले जाया जा रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह लोग पिया के लोग हैं। इन्हें सबको चकमा देना अच्छे से आता है। उन लोगों ने पहले गाड़ी को खूब घुमाया, जिस वजह से उनके गाड़ी का पीछा करने वाले भी कंफ्यूज हो गए। फिर उसके बाद उन लोगों ने उन्हें आराम से चकमा देकर वहां से गायब हो गए। वहीं जब राजेंद्र जी के गार्ड और राजश्री जी के गार्ड देखते हैं कि वह लोग उन्हें चकमा दे चुके हैं, तो वह तुरंत ही राजश्री जी के पास कॉल कर उन्हें सब कुछ बताते हैं। वहीं अब राजेंद्र जी और किया दोनों घर पहुंच चुके थे। वह लोग जैसे ही विला के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि राजश्री जी फोन पर किसी से बात कर रही थी, तो वह लोग शांति से जाकर हाल में बैठ जाते हैं। जैसे ही राजश्री जी अपने सामने किया को देखती हैं तो थोड़ा खुश हो जाती हैं, लेकिन वह अभी भी कॉल पर बात कर रही थी। थोड़ी देर में कॉल कट होता है। उनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वहीं उन्हें इस तरह परेशान होता देखकर किया उनसे पूछती है, मॉम क्या बात है, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हैं? वहीं राजश्री जी बोलती है, अभी अभी हमारे गार्ड ने बताया है, अर्थ को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर किया को आश्चर्य होता है और वह बोलती है कि मॉम यह अर्थ कौन है? तब राजश्री जी बोलती हैं, ये तुम्हारा 5वां सबसे बड़ा भाई है। यह इस घर में सबसे बड़ा है। महाकिया उनकी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला देती है, लेकिन वह भी अब अपने भाई के लिए थोड़ा परेशान हो गई थी। वैसे तो उसे अपने इस भाई से कोई लगाव नहीं था, लेकिन बात जब उसके परिवार की हो तो वह कैसे शांत रह सकती थी। यहाँ अगर अर्थ को कुछ हुआ तो उसकी फैमिली, उसके माँ और उसके पापा पर क्या बीतेगी, ये सब किया को अच्छे से पता था। इस वजह से अब वह भी थोड़ा अपने भाई के लिए परेशान हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक रूहानी और आयुषी ने अर्थ को किडनैप कराकर अपने डाक विला भेज दिया था। थोड़ी देर में वह लोग भी अर्थ के पास पहुंच जाती हैं। इस वक्त अर्थ के मुंह पर टेप चिपकाया गया था। उसके हाथों को हथकड़ी से कुर्सी पर लॉक कर दिया गया था। उसके पैरों में भी लोहे की जंजीरों से लाक लगा दिया गया था, जिस वजह से वह बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलडुल नहीं सकता था, क्योंकि आयुषी और रूहानी को अच्छे से पता था कि वह एक सीक्रेट एजेंट है, इसलिए बचने के 1000 तरीके उसके पास होंगे। वह कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए उन लोगों ने उसके साथ इतनी ज्यादा सख्ती की थी। थोड़ी देर में अर्थ वहां खुद को बिल्कुल अकेला पाता है। वह अपने चारों तरफ देखकर सोचता है कि वह इस वक्त कहाँ हो सकता है, क्योंकि इस वक्त उसके यहाँ जिस वक्त लाया गया था उस वक्त उसके आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, जिस वजह से वह रास्ते को बिल्कुल भी नहीं देख पाया था। लेकिन इस वक्त उसके आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। वह उस कमरे को साफ साफ देख सकता था। वहां टॉर्चर करने के बहुत से सामान रखे गए थे और दीवारों पर कुछ खून के छींटे भी थे जो ज्यादा पुराने नहीं दिख रहे थे। अर्थ यह सब देखकर समझ गया था कि जो कोई भी है वह बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर के करने के टूल देखकर उसे समझ आ गया था कि टॉर्चर करने वाला इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब उसे यकीन हो गया था कि यह टाइगर हो सकती है, लेकिन उसने उसे क्यों किडनैप किया, जबकि वह तो खुद टाइगर को किडनैप करने वाला था? क्या उसके प्लान के बारे में उसे पता चल गया और उसने उसे किडनैप कर लिया? तभी रूम का दरवाजा खुलता है, जिससे रूम के अंदर तेज रोशनी आती है। फिर थोड़ी देर में रूम में जो हल्की डीम लाइट जल रही थी,
जिस वजह से अर्थ वहां का नजारा ठीक से नहीं देख पा रहा था। फिर वहां तेज रोशनी हो जाती है। तब अर्थ अपने चारों ओर देखने लगता है। वहीं उसे दूसरे रूम से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो अर्थ के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अच्छे से इस जानवर की आवाज पहचान सकता था। यह एक लेपर्ड की आवाज थी। अर्थ समझ चुका था कि टॉर्चर करने वाला इंसान बहुत ज्यादा बेरहम है। हो सकता है वह टॉर्चर करने वाले लोगों को उन जानवरों के आगे फेंक देता होगा, जिस वजह से उसे लाशों को भी ठिकाने लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी और किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये सब सोचकर अब उसे गुस्सा आने लगता है। ये सारे तरीके उसे अच्छे से समझ में आ रहे थे कि टाइगर के ही हो सकते हैं। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और दो लोगों के चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों लड़कियां हैं, क्योंकि उसे पैरों के हील की आवाज सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर में दो लड़कियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही अर्थ सामने नजर उठाकर देखता है तो उसके सामने रूहानी खड़ी थी। वहीं आयुषी ने मास्क लगा रखा था। रूहानी ने मास्क इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि उसका चेहरा तो पहले ही रिवील हो चुका था। वहीं रूहानी और आयुषी अर्थ को मुस्कुराते हुए देखती हैं और बोलती है, क्या बात है, तुमने तो बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रखी थी टाइगर को किडनैप करने की, लेकिन अफसोस कि तुम खुद अपने जाल में फंस गए। इतना बोलकर वह दोनों एक दूसरे को ताली दे हंसने लगती हैं। वहीं उसकी बातों को सुनकर अर्थ अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आखिर में तुम लोग कौन हो और क्यों मेरी फैमिली को टारगेट कर रहे हो? उसकी बातों को सुनकर रूहानी को कुछ समझ नहीं आता। वह बोलती है, हम भला तुम्हारी फैमिली को क्यों टारगेट करेंगे, और हमारी फैमिली से और हमें तुम्हारी फैमिली से क्या मतलब है? वह तो तुम हो जो हमें परेशान कर रहे हो। हम जब से यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं, तुम लगातार हमारी खोजबीन कर रहे हो, और अब जाओ और लास्ट में हमें पता चला कि तुम टाइगर को किडनैप कर रहे हो, तो भला हम तुम्हें ऐसे जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो टाइगर की तरफ आंख उठाकर देख सके, और तुम्हारी इतनी औकात की तुम टाइगर को किडनैप करोगे? उसके साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अब तुम हमें सब कुछ सच सच बताओ, वरना हम तुम्हारी हालत ऐसी कर देंगे कि तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। इस वक्त रूहानी अब अपने पूरे खतरनाक वाले अवतार में आ चुकी थी। वहीं उसका ये रूप देखकर अर्थ उसे आश्चर्य से देखने लगता है। ये लड़की देखने में जितनी ज्यादा भोली, मासूम और खूबसूरत थी, उसने तो शुरू जब इसे देखा था तो वह उसे किसी कोरियन मॉडल की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इससे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब जब इसका ये भयानक रूप देख रहा है तो मन में सोचता है कि इससे ज्यादा भयानक तो कोई और हो ही नहीं सकता है। वही अर्थ को खामोश देखकर रूहानी को बर्दाश्त नहीं होता। वह आगे बढ़कर 2-3 पंच अर्थ के मुंह पर जोर से मारती है, जिस वजह से अर्थ का चेहरा एक साइड लटक जाता है। उसके नाक से खून बहने लगा था। उसके होठों के किनारे भी कट गए थे। उससे भी खून बह रहा था। रूहानी ने इतने ज्यादा जोर से पंच जो मारा था, वही अर्थ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे इस तरह क्यों मार रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिर में मेरी गलती क्या है? तब रूहानी हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैं तुम्हारी गलती क्या है? अब तुम मुझे इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं दिखते हो। तुम टाइगर को किडनैप करना चाहते थे और तुम गलती पूछ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह झूठ बोलते हुए? वही अर्थ बोलता है, हाँ, मैं टाइगर को किडनैप करना चाहता था क्योंकि मैं उसे पकड़कर ये पूछना चाहता था कि वह मेरी फैमिली को क्यों निशाना बना रही है। आखिर में हमारी उससे क्या दुश्मनी है? तभी रूहानी चिल्लाते हुए बोलती है, चुप, बिल्कुल चुप। बकवास करना बंद करो।
टाइगर कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो किसी की फैमिली को निशाना बनाए। वो अपने दुश्मन को सामने से मारती है। उसे कभी किसी की फैमिली को निशाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम उसे कह इल्जाम लगा रहे हो। उसने कभी किसी के परिवार का सहारा नहीं लिया। उसे अपने दुश्मन को मारना होता है तो वह सामने से जाकर मारती है। तब अर्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, वह टाइगर का बहुत ज्यादा गुणगान कर रही हो। लगता है तुम उसकी बहुत बड़ी वाली फैन हो। लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता है, मैं पिछले काफी दिनों से टाइगर का पीछा कर रहा हूँ। और मैंने देखा है उसने मेरे फैमिली के हर मेंबर को अपने निशाने पर रखा है। वही उसकी बातों को सुनकर रूहानी को समझ नहीं आता। वो तो पिछले कई दिनों से किया के साथ ही है, जो कि ऑफिस के कामों में दिन भर व्यस्त रहती है। उसके पास तो इतना भी टाइम नहीं रहता कि वह अपने घर भी जा सके। फिर यह किसकी बात कर रहा है? उसे लगता है शायद इसे कोई गलतफहमी हो गई है। तब वह कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है। तुम किसी और को कोई और समझ रहे हो। तब वह मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। वह टाइगर ही है। मैं तो उसे अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। हजारों की भीड़ में भी अगर उसे खड़ा कर दो तो मैं उसे पहचान जाऊंगा। फिर मुझसे भूल नहीं हो सकता है। तब रूहानी गुस्से में बोलती है, तब मुझे यकीन है कि तुम बकवास कर रहे हो। हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है, इसलिए तुम यह अपने बचाव का तरीका हमारे सामने पेश कर रहे हो। लेकिन भूलो मत, तुम्हें इतनी आसानी से हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए साफ साफ बताओ, आखिर में किया को किडनैप करने के पीछे तुम्हारा कौन सा उद्देश्य है? वहीं अब आयुषी भी अपने फुल मूड में आ गई थी। वह भी जाकर अर्थ पर अपना हाथ साफ कर लेती है। वह भी 3-4 पंच अर्थ के चेहरे पर लगाती है। अर्थ बेचारा जो अपने चेहरे के लिए इतना ज्यादा परेशान रहता था, आज उसके चेहरे की तो धज्जियां बिगड़ रही थी। वही वह गुस्से में बोलता है, तुम लोग मेरे मुंह पर मारना बंद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर आयुषी को हंसी आ जाती है। तब वह बोलती है, ओ लगता है जनाब को अपने चेहरे से बहुत प्यार है। तब तो मुझे इसका चेहरा बिगाड़ने में बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। ये बोलकर वह उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। वही अर्थ गुस्से से उसे घूर रहा था। आखिर में ये दोनों लड़कियां उसके साथ क्या करना चाहती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर उसका हाथ खुला होता तो वह बताता, एक ही बार में इन्हें दोनों को ना जमीन पर पटक देता तो कहता, लेकिन बेचारा इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूर था। वही वह गुस्से में कहता है कि अभी कुछ देर पहले मैंने उसे अपने पापा को ले जाते हुए देखा है। तुम सच सच बताओ, वह मेरे डैड को लेकर कहाँ गई है? वही उसकी बातों को सुनकर अब वह दोनों हंसने लगती हैं। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि यह अपने बचने की ट्रिक अपना रहा है। भला वह उसके डैड का क्या करेगी? उसके डैड कोई अचार बनाने वाली चीज है क्या, जिसे लेकर वह अचार बनाएगी? इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगती हैं। वहीं उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर अर्थ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह इन लोगों से सच बता रहा था, पर यह बेवकूफ लड़कियां उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अर्थ अपनी बातें इन दोनों लड़कियों को समझ पाएगा? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 310। अर्थ रूहानी और आयुषी को समझने की कोशिश कर रहा था, पर वह लोग समझने को तैयार नहीं थी। अब आगे वहीं दूसरी तरफ राजश्री जी यह सारी बातें तुरंत ही अमन और मयंक को भी बता देती हैं। मयंक इस वक्त रेहान के साथ मौजूद था, इसलिए रेहान को भी पता चल जाता है। ये पूरी बात पूरे परिवार में आग की तरह फैल चुकी थी। वह लोग तुरंत ही अलर्ट हो गए थे। आखिर में अर्थ एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसकी खुफिया आइडेंटिटी भी थी। वह सीक्रेट एजेंट था। वह एक डेविल भी था।
हो सकता है उसके किसी दुश्मन ने उसे किडनैप कर लिया हो। तो इसी डर की वजह से वह लोग तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और अपने अपने आदमियों को उसे ढूंढने में लगा देते हैं। वहीं रेहान और मयंक तो तुरंत ही ऑफिस से निकल जाते हैं। अमन भी अपने ऑफिस से निकल जाता है। अमन एक अच्छा हैकर था, इस वजह से वह तुरंत ही अर्थ की लोकेशन ट्रेस करने लगता है। उसे अच्छे से पता था अर्थ की वॉच में एक स्पेशल गैजेट लगाया गया है जिससे वह चाहे जितना दूर भी हो उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। वह लोग थोड़ी ही देर में उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। वही किया भी अब अलर्ट हो गई थी। वह भी अर्थ के लिए अपने लोगों को लगा दी थी। वैसे तो किया ने अभी तक अर्थ को नहीं देखा था और उसे नहीं पता था कि उसका भाई कौन है, कैसा लगता है, लेकिन उसके साथ उसकी मॉम और उसके डैड थे। इस वजह से वह भी उसे ढूंढने में लग गई थी। थोड़ी देर बाद किया का फोन रिंग करता है और उधर से आयुषी की आवाज आती है, बॉस हमने उसे उठा लिया है, अब आप यहाँ आ सकती हैं और उससे पूछ सकती हैं, नहीं तो बोलिए हम उसे टॉर्चर कर खुद ही निकलवा लें। तभी किया उसे मना करती है और कहती है, नहीं उसे टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें उसे आराम से पूछना चाहिए क्योंकि वह एक एजेंट है। अगर उसे हम किसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे तो चीफ इस बारे में हमसे जरूर पूछेंगे, फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे। उसकी बातों को सुनकर आयुष भी हाँ बोल देती है और फोन कट जाता है। तभी किया की माँ किया से पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में कुछ पता चला? तब वह बोलती है, नहीं माँ, आयुषी का फोन था, वह दरअसल कुछ काम के लिए फोन की थी। उसकी माँ भी हाँ बोल देती है और वह परेशान होने लगती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी माँ के पास फोन आता है कि उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है। ये सुनते ही राजरी जी जल्दी से चलने को बोलती हैं। वहीं राजेंद्र जी उन्हें मना करते हैं, लेकिन राजरी जी उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती हैं। बात उनके बेटे की है तो वह भला कैसे यहाँ रुक सकती हैं। वहीं वह गुस्से में बोलती हैं, जिस किसी ने भी यह हरकत की होगी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं राजेंद्र जी को भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिर में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने उन्हें इस तरह खुली चुनौती दी कि उनके बेटे को ही किडनैप करवा लिया। अब इन सब बेचारों को क्या पता, ये सब कियाद्रा उनकी लाडली बेटी का ही है, पर सब एक दूसरे से अनजान थे। यार यहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो अब क्या होगा आगे? क्या ये लोग लोकेशन पर पहुंच जाएंगे? अर्थ को किडनैप कर रूहानी और आयुष अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सबको पता चल जाता है और अमन अर्थ की लोकेशन का पता लगा लेता है। अब सब लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। अब आगे थोड़ी ही देर में वह लोग लोकेशन को ट्रेस करते हुए किया के एरिया में एंटर करते हैं। वह सब ये देखकर आश्चर्य में थे कि यह लोकेशन किया के एरिया का बता रहा है, क्योंकि यह सब इस यहाँ पर पहले आ चुके थे। जब अक्षत के ऊपर हमला हुआ था तब किया अक्षत को लेकर यहीं आई थी, इस वजह से ये लोग भी यहाँ आए थे, जिससे इन्हें पता था कि यह एरिया तो किया का है और यहाँ दूर दूर तक उसी का कब्जा है। फिर यहाँ पर ये तीसरा कौन आ गया जिसने उसके भाई को किडनैप कर लिया? वही जैसे जैसे वह लोग अंदर जा रहे थे वैसे वैसे वह थोड़े भ्रमित होते जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन लोगों को किया के गार्ड चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से वह अपनी गाड़ी वहीं रोक देते हैं। इस वक्त वहां 6 से 7 गाड़ियां थी जिसमें रेहान और मयंक एक साथ थे। अमन अपनी गाड़ी पर था और बाकी गाड़ी उनके गार्ड की थी। वही जैसे ही वह लोग वहां आकर देखते हैं तो अमन और मयंक और रेहान को देखकर पहचान जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि यह लोग यहाँ आ रहे हैं। उनके बॉस ने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन वह लोग उन्हें रोक नहीं सकते थे। इस वजह से वह लोग उन्हें बिना कुछ कहे अंदर जाने देते हैं।
थोड़ी देर बाद वह लोग लोकेशन को ट्रेस करते हुए टिया के विला के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर उन्हें आश्चर्य होता है, क्या अर्थ यहाँ पर है? आश्चर्य से मयंक रेहान से बोलता है। वहीं रेहान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में उनकी गाड़ी वहां रुकती है और सभी गाड़ी से बाहर आते हैं। अमन जल्दी से मयंक के पास आता है और बोलता है, भाई ये क्या? ये तो पिया का विला है। यह उसका स्पेशल स्पेस है और यही उसका डार्क रूम भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किया ने ही अर्थ को किडनैप करवाया हो? लेकिन वह ऐसा क्या करेगी? तभी मयंक बोलता है, शायद कोई बड़ी गलतफहमी है। चलो चलकर पहले हम देखते हैं। वहीं उनके जाने के बाद अब किया की गाड़ी भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि अमन ने उन्हें लोकेशन सेंड किया था। किया जैसे देखती है कि यह तो उसी का लोकेशन है, तुरंत ही उसका दिमाग क्लिक करता है और वह सोचती है, क्या रूहानी और आयुष ने जिसे पकड़ा है वह उसका भाई है? ये कैसे हो सकता है? क्या वह सीक्रेट एजेंट उसका भाई है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किया ने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था, क्योंकि वह अपने एरिया में अपने गार्ड के सामने आने वाली थी। अभी तक उसके गार्ड ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था। वह उनके लिए बस उसकी माफिया क्वीन थी। इसलिए किया अपने चेहरे पर मास्क लगाकर गाड़ी से नीचे उतरती है। वहीं जल्दी से राजेंद्र जी और राजश्री जी भी गाड़ी से नीचे उतरती हैं। राजश्री जी बोलती हैं, बाप रे, ये कितनी भयानक जगह है और उसने अपना स्पेस कितने खतरनाक जगह पर बनाया है। यहाँ किसी को टॉर्चर करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती होगी। वहीं राजेंद्र जी भी चारों ओर देख रहे थे और सब कुछ देखकर ऑब्जर्व करके वह बोलते हैं कि वाकई में वह बहुत ही ज्यादा दिमागदार है जिसने यहाँ ये सब बनाया है। इतना बोलकर वह लोग भी अब अंदर जाने लगते हैं। बेचारी किया क्या बताए कि यह खतरनाक जगह उनकी अपनी बेटी का है। वह कुछ नहीं बोलती। सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। तभी आयुषी और रूहानी को गार्ड सूचित करते हैं कि लेडी बॉस आ गई है। जैसे ही वह लोग ये सुनते हैं तो वह लोग भी रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं अर्थ बेचारा कुर्सी पर बंधा चिल्लाते ही रह जाता है। तभी किया अंदर आती है तो देखती है रेहान, मयंक और अमन वहां खड़े थे। उन लोगों को देखकर किया को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। ये स्पेस उसकी थी, ये जगह उसकी थी और यह सब लोग अच्छे से जानते थे। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था। तभी अमन बोल पड़ता है कि किया, ये तो तुम्हारा विला है, फिर यहाँ भाई का लोकेशन कैसे दे रहा है? जैसे ही उसके मुंह से यह निकलता है, राजश्री जी और राजेंद्र जी तो आश्चर्य से अपनी बेटी को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। जिसे वह अभी तक यहाँ इतना खतरनाक जगह बता रहे थे, वह उनकी अपनी बेटी का था। ये सोचकर तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वहीं राजेंद्र जी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और राजश्री जी तो अपने मन में सोचती है, मेरी बेटी तो मुझसे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सोचकर उन्हें अपनी बेटी के लिए चिंता होने लगती है। तभी राजेंद्र जी बोलते हैं कि तुमने तो अपने दुश्मनों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यकीन है कि यहाँ से तुम्हारे दुश्मन कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं जाते होंगे। बेचारी किया शर्म से अपना सर झुका लेती है। वह क्या बोले, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त सभी की नजरें किया पर टिकी हुई थी। सभी उसे देख रहे थे और उसके पास बोलने को कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी वहां रूहानी और आयुषी आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह लोग अपने सामने इन लोगों को देखती हैं तो वह भी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। वह लोग भी चुपचाप खड़े होकर उन सबको देखने लगती हैं। वह क्या बोले, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां पूरी तरह से साइलेंट छाया हुआ था। इस सिचुएशन बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी।
कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, बस शांति से सब एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी वहां उस चुप्पी को तोड़ते हुए रेहान बोलता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ किसी को किडनैप करके लाया है? उसके ये बोलने से आयुष और रूहानी चौंक कर एक दूसरे को देखने लगती हैं। उन लोगों ने तो ये काम बहुत ही सफाई से किया था, फिर कैसे सबको पता चल गया, और खासकर किया के परिवार को अगर उन्हें उनकी हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वह कैसे उनका सामना करेगी? यही सब सोचकर वह दोनों बेचारी तो अपनी जगह पर खड़े खड़े ही जम जाती हैं। वहीं उनकी शांति को देखते हुए अब की बार मयंक पूछता है, क्या तुमने किसी को यहाँ लाया है? तब आयुष हकलाते हुए बोलती है, वो हाँ, हमने यहाँ किसी को लाया है। तब अमन बोलता है कि क्यों, तुमने यहाँ किसे लाया है और क्यों लाया है? तब आयुषी जवाब देती है कि वह कोई उनका राइवल है जो किया को किडनैप करना चाहता था। हम बस उसे यहाँ पकड़कर इसलिए लाए थे क्योंकि हमें जानना था कि आखिर में किया से उनकी क्या दुश्मनी है और वह क्यों किया को नुकसान पहुँचाना चाहता है। ये सब सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर में किया को वह क्यों किडनैप करना चाहेगा? राजरी जी को तो समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि शायद वह लोग गलत इंसान के बारे में सुन रहे हैं। भला उनका बेटा अपनी ही बहन को क्यों किडनैप करना चाहेगा और उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? उन्हें तो अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। तब राश्री जी बोलती हैं, रूहानी बेटा, तुमने किसे यहाँ लाया है? तब वह बोलती है कि आंटी, यह एक सीक्रेट एजेंट है जो अमेरिका का है और वह हमारा पीछा करते हुए वहां से यहाँ तक आ गया है और उसने पिछले कई दिनों से किया के बारे में सीक्रेट तरीके से जानकारी निकालने की कोशिश की है और अब कल वह उसे किडनैप करने वाला था, लेकिन सही वक्त पर मैं पहुंच गई और मुझसे उसकी लड़ाई हो गई। लेकिन मैंने सोचा था कि एक अच्छा सबक सिखाने के बाद वह सुधर जाएगा, लेकिन आज उसने फिर से वही हरकत की और आज उसने किया को किडनैप करने का पूरा प्लान बना रखा था। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसे यहाँ उठाकर ले आई। उसकी बातों को सुनकर राजरी जी और बाकी सभी खड़े लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि यह अर्थ ही है, क्योंकि उन्हें अब तक बहुत सी बातों के बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि वह टाइगर का पीछा करते यहाँ आया हुआ था और वह ये भी जान गए थे कि कोई किया के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनका अपना बेटा है। अगर उसे किया के बारे में जानकारी ही चाहिए थी तो वह नालायक घर नहीं आ सकता था। वहीं राजश्री जी गुस्से में बोलती है, जाओ उसे पकड़कर यहाँ लाओ। आज मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उनकी बातों को सुनकर आयुषी को समझ नहीं आता कि या तो बेचारी बिल्कुल शांत थी, उसे समझ नहीं आ रहा था जिस इंसान को वह अभी तक अपना दुश्मन समझ रही थी वह उसका अपना बड़ा भाई है। वैसे अभी तक उसने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह भी जब एशिया के सामने आया था तब वह भी मास्क में था, लेकिन रूहानी और आयुष के सामने वह बिना मास्क में था। वही यह सुनकर राजरी जी का ऑर्डर सुनकर रूहानी किया की ओर देखने लगती है। किया उसे आंखों से लाने का इशारा करती है। अभी भी वहां शांति छाई हुई थी। थोड़ी ही देर में रूहानी अंदर जाती है और वह उसके हाथों की हथकड़ी खोलने लगती है। अर्थ ये देखकर आश्चर्य में था। वह हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है जो इस तरह तुम अकेले मेरे सामने आ गई हो और अब तुम मुझे आजाद कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं आजाद होते ही तुम्हें मार डालूंगा? उसकी बातों को सुनकर रूहानी उसकी तरफ ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही हो और तिरछी मुस्कुराहट देते हुए उसे बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे मारना तो दूर, तुम मुझे आंख उठाकर भी नहीं देख सकते हो। मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में ही खत्म कर सकती हूँ, लेकिन तुमने जो रायता फैलाया है चलकर खुद ही समेटो। उसकी बातों को सुनकर अर्थ को समझ नहीं आता। वह उसे आश्चर्य से देखने लगता है। अब उसने कौन सा रायता फैलाया?
किडनैप करके तो इन लोगों ने उसे यहाँ लाया है। वही उसे इस तरह देखता देखकर रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है, जहांपनाह आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए जहांपनाह आप मेरे साथ साथ चलिए, बाहर आपको सब समझ में आ जाएगा। आप जैसे राजा साहब को लेने के लिए आपके सभी कर्मचारी आए हुए हैं। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। उसकी बातों को सुनकर अर्थ बहुत अजीब सा महसूस करता है। वह सोचता है, क्या इसका स्क्रू ढीला हो गया? यह मुझे मारने आई थी, लेकिन लगता है ये खुद ही पागल हो गई है। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे भी अगर मौका मिल रहा है छूटने का तो पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। बाद में तो इस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसने मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया है। वही ये सोचते हुए वह बाहर की ओर निकलने लगता है। वही रूहानी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी और सोचती है, बच्चू जाओ, आज तुम्हारी अच्छे से हजामत बनने वाली है। आखिर में तुमने उनकी लाडली बेटी को परेशान जो किया है, और मैंने भी अच्छे से भर भर के बखान कर दिया है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्या करेगी, तुम तो सोच भी नहीं सकते हो। इतना बोलकर वह मन ही मन मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे आने लगती है। वही अर्थ दूसरी ओर जा रहा था। तब रूहानी फिर से बड़े ही तहजीब के साथ बोलती है, अरे जहांपनाह, इस तरफ नहीं चलिए, इस तरफ चलिए। दासी आपके लिए स्पेशल व्यवस्था करके आई है। उसकी बातों को सुनकर अर्थ उसे मुड़कर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह खूंखार बिल्ली ऐसे कैसे बदल गई है। वह फिर उस ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, सामने का नजारा देखकर तो उसकी आंख ही चौड़ी हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह 2 बार अपनी आंखों को मसलता है। उसे लगता है कि चेहरे पर मार खाने की वजह से उसकी आंख भी धुंधली हो गई है। लेकिन फिर भी सामने का नजारा वही था। वही सामने सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो वह उसे अपनी आंखों से ही जलाकर भस्म कर देंगे। वही किया एक साइड खड़ी थी। उसकी पीठ अर्थ की तरफ थी, इसलिए अर्थ किया को नहीं देख पा रहा था। आयुषी की पीठ भी अर्थ की तरफ थी। ये दोनों लड़कियां दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी और वहीं बाकी सब लोग अर्थ को घूर रहे थे। अब अर्थ को यकीन हो जाता है कि उनके सामने उसका पूरा परिवार खड़ा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी उसके दिमाग में याद आता है कि शायद टाइगर ने सबको किडनैप कर लिया है। यानी सच में उसका परिवार ही उसका दुश्मन है और उसने सबको यहाँ किडनैप कर लिया है। रेहान भी यहाँ मौजूद था, इसलिए अब तो उसे 100% श्योर हो गया था। वह गुस्से में चारों तरफ टाइगर को देखने लगता है। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे लग रहा था कि सभी गुस्से में उसे इसलिए घूर रहे हैं कि उसकी वजह से टाइगर उन्हें यहाँ पकड़ कर लाया है। वह गुस्से में चिल्लाता है, टाइगर कहाँ हो तुम? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार को यहाँ पकड़ कर लाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें हाथ लगाने की? वही उसकी बातों को सुनकर राजसी जी को तो अपना सर पीटने का मन करता है। वह आगे बढ़कर एक तमाचा उसके गालों पर लगाती है और बोलती है, बेवकूफ नालायक कहीं का, यह क्या हरकत है? जब से आया है तब से तेरे पागलपन को हम लोग झेल रहे हैं और हमें नहीं पता था वक्त के साथ साथ तू इतना पागल होता जाएगा। इसीलिए कह रहे थे शादी करके अपना घर बसा ले, जिससे तेरा अक्ल ठिकाने पर रहे, और नहीं रहेगा तो तेरी बीवी तेरा अक्ल ठिकाने पर लगा देगी। पर तू है कि किसी की नहीं सुनता, और देख तूने क्या रायता फैलाया है। वही अपनी माँ की मार खा के अर्थ अपने गालों पर हाथ रख आश्चर्य से अपनी माँ को देख रहा था। वह उनके लिए परेशान हो रहा था और एक तो उनकी माँ उसकी अलग से पिटाई कर रही थी। वही रूहानी और आयुषी अपने मुंह पर हाथ रख के हंस रही थी। रूहानी को हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी।
इसलिए धीरे धीरे उसके मुंह से आवाज आ रही थी। वही अर्थ पलट कर देखता है तो रूहानी मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। उसे इस वक्त रूहानी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में उसे घूर कर देखता है और बोलता है, इस तरह दांत निकालने की जरूरत नहीं है। वह मेरी माँ है और वह मुझे मार सकती है। वही रूहानी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है। वह तुम्हारी माँ है और वह तुम्हें एक नहीं 2-4 थप्पड़ और मार सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी तुम्हें 2-4 थप्पड़ की जरूरत और है। वही रूहानी की बातों को सुनकर राजश्री जी आश्चर्य से देखने लगती हैं। वह प्यारी सी बच्ची आज पहली बार इतना निडर होकर बोल रही थी। अब उन्हें क्या पता ये प्यारी सी बच्ची कोई प्यारी सी बच्ची नहीं है बल्कि एक खूंखार शेरनी है, पर उनके सामने भीगी बिल्ली की तरह रहती है। वह अर्थ गुस्से से उसे देखता है। तब राजश्री जी गुस्से में उससे बोलती हैं, नालायक कहीं का तू कैसा भाई है, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा बुलाने में। वहीं उनकी बातों को सुनकर कर राजेंद्र जी भी आगे आते हैं और बोलते हैं, मेरा भी मन कर रहा है तुम्हारे गालों पर थप्पड़ जमा दूं, लेकिन जवान बेटे हो इसलिए नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी हरकत बहुत ज्यादा घटिया है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। बेचारा अर्थ अपने गालों पर हाथ रखे सबकी बातों को सुन रहा था, पर उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था। वहीं रेहान अपनी आंखों को तैर घूरते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी खातिरदारी में कमी रह गई है। वह रूहानी और आयुषी की ओर देखते हुए बोलता है, तुम दोनों को इसे और अच्छे से इसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी। वहीं मयंक और अमन भी आगे आते हैं और बोलते हैं, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आप इतना घटिया काम करेंगे। अरे कम से कम अपनी नहीं तो हमारी तो इज्जत का ध्यान रखते। आपकी वजह से माँ पापा को भी कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपको तो किसी का ख्याल भी नहीं है। उन सब की बातों को सुनकर अर्थ का दिमाग तो चकराने लगता है। वह जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बस करो बस करो, मुझे कोई मेरी गलती तो बताओ। आखिर में मैंने ऐसा क्या किया है? एक तो यहाँ मेरा किडनैप हुआ है और दूसरे आप सभी किडनैप होकर यहाँ आए हैं, पर लगातार मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे क्या पता है उस टाइगर का आपसे क्या दुश्मनी है। मैं भी तो यही जानने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं उसे किडनैप करना चाहता था। अब उसकी बातों को सुनकर तो राजेंद्र जी भी उसके गालों पर एक तमाचा लगा देते हैं। यार यहाँ पर तो अर्थ को तबले की तरह बजाया जा रहा है, जबकि बेचारे को यह नहीं बताया जा रहा है कि आखिर में उसकी गलती क्या है। बस जो आता है बजाए जा रहा है। वही अपने पापा से मार खाकर अर्थ का हाथ दूसरा हाथ भी उसके गाल पर चला जाता है और वह आश्चर्य से अपने पापा को देखता है और बोलता है, डैड आपने मुझे क्यों मारा? तब वह बोलते हैं, नालायक कहीं का तू टाइगर को किडनैप करेगा इससे पहले मैं तेरा गला ना दबा दूं। वही उनकी बातों को सुनकर अर्थ को समझ नहीं आता ये सब लोग क्यों उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इन लोगों को रोके। वह तो चाहती थी कि इन लोगों को रोके, पर वह आगे बढ़कर कैसे इन्हें रोके। उसे तो इस वक्त अर्थ के सामने जाने से भी शर्म आ रही थी। आखिर में उसने उसे किडनैप करवाया था। वही अर्थ गुस्से में उन लोगों से थोड़ा दूर जाता है और बोलता है, आखिर में आप लोग मुझे इस तरह क्यों बजाए जा रहे हो? मेरी गलती तो बता दो। तब जाके उसकी माँ बोलती है, अरे नालायक तुझे अभी तक तेरी गलती ही नहीं पता चली। तो वह बोलता है, कैसे पता चलेगी, जब मुझे कोई बताएगा तब तो मैं जानूंगा। और वैसे आप लोगों को यहाँ किडनैप करके ये लड़की लाई है, ये सारे फसाद की जड़ ये लड़की है। तभी राजरी जी आंखें दिखाते हुए बोलती है, खबरदार से जो मेरी बच्ची को तूने एक लफ्ज और कहा तो वही अर्थ फिर कुछ कहने वाला था, लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ की बातों को ध्यान देता है तो वह तुरंत रुक जाता है और आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखने लगता है और बोलता है, आपने क्या कहा? लगता है
मेरा कान बज रहा है, ये कहकर वह अपना कान खुजलाने लगता है। तब राश्री जी उसका कान खींचते हुए बोलती है, तेरा कान नहीं बज रहा है, मैं जो बोल रही हूँ तुझे सही से सुनाई पड़ रहा है। वह मेरी प्यारी बच्ची है, और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में गलत सोचने की। वही जब अर्थ को अपने माँ की बात के मुंह से दोबारा अपनी बच्ची कहते सुनता है, तो वह आश्चर्य से अब टाइगर की ओर देखता है, जहाँ टाइगर अपना सर झुकाए खड़ी थी। वही वह आश्चर्य से उसकी ओर देखकर उसकी ओर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए बोलता है, अब आप क्या बोल रही हैं? इस वक्त वह बहुत ज्यादा हकला रहा था। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी राजेंद्र जी बोलते हैं, वह क्या बोल रही हैं? वही बोल रही हैं जो सच है। वह तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर, जो अभी अभी घर आई है और तू उसे परेशान करना शुरू हो गया है। मुझे नहीं पता था कि तेरे आने से उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। तेरे आने से उसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर मुझे पता होता तो तुझे यहाँ आने को ही नहीं बोलता। वही अपने पिता के मुंह से ये सब सुनकर तो अर्थ के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह जिसे अभी तक अपना दुश्मन समझ रहा था और वह जिसे अपने भाइयों के साथ देखकर उनकी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, यह उनकी अपनी सिस्टर थी। उसके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वह आश्चर्य से बस अपनी आंखें फाड़े किया को देखे जा रहा था। वही अभी तक उसने किया का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन थोड़ी देर में किया अपनी नजरें उठाकर उसे देखती है। इस वक्त उसने अपनी आंखों में लेंस नहीं लगाया था। उसकी ब्लू आंखों को देखकर अर्थ का दिल जोरों से धड़कता है। क्या वह अपने मन में सोचता है, क्या यह इसकी असली आंखें हैं? लेकिन मैंने तो इसकी काली आंखें देखी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह क्या बोले। वह शांत बिल्कुल अपनी जगह पर खड़ा था। तभी उसकी माँ बोलती है, अब बताएगा तू मेरी बच्ची को क्यों किडनैप कर रहा था? अर्थ सकपका जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे। उसे इस वक्त खुद पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वह अपनी बहन को कितना गलत समझ रहा था। हकीकत में उसकी बहन टाइगर थी, एक खुफिया, एक सीक्रेट एजेंट और एक कार रेसर। अभी अर्थ को उसके और आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह लड़की तो अमेरिकन थी और उसकी बहन तो गांव की थी। फिर कैसे ये हो सकता है? वह आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था। फिर वह अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है, पर माँ ये तो गांव की थी। वही उसकी बातों को सुनकर राजरी जी तो अपना सर ही पीट लेती हैं और कहती है कि वह गांव ही गांव की नहीं है। ये तो उसके लिए फेक आइडेंटिटी बनाई गई थी जिससे लोग उसका पीछा ना कर सके। वह बहुत ज्यादा स्पेशल है और उसकी बहुत सारी मिस्टीरियस आइडेंटिटी है, जिस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वह उसकी नकली पहचान थी। वही उनके मुंह से यह बातें सुनकर अर्थ को अब समझ में आता है। वह ध्यान से किया को देखने लगता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, इसने मास्क क्यों लगा रखा है? वही उसकी माँ कहती है, उसने मास्क इसलिए लगा रखा है कि तुझ जैसा नालायक उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वही अपनी माँ की बातों को सुनकर अर्थ का चेहरा लटक जाता है। उसे इस वक्त खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वही उसे ऐसा देखकर मयंक और अमन मुस्कुराने लगते हैं। उसका भाई अपने आप को बहुत ज्यादा जीनियस समझता था। उसका भाई अपने आप को इतना जीनियस समझता था कि लगता था कि उसे हराने वाला कोई नहीं पैदा हुआ है। लेकिन जब से उसकी बहन उसे मिली है, वह झटके पे झटके दे रही है। शायद उसकी लाइफ में ये पहली बार हुआ होगा, लेकिन अभी तो उसे बहुत सारे झटके और खाने हैं। जैसे जैसे उसे अपनी सिस्टर की आइडेंटिटी पता चलेगी तब उसका क्या हाल होगा। यही सब सोचकर वह लोग मुस्कुरा रहे थे। वही अमन किया के पास जाता है और प्यार से उसे गले लगाकर बोलता है, सिस्टर क्या हुआ?
तुम इतनी ज्यादा शांत क्यों हो? तो किया उसकी ओर देखती है और मुस्कुराने लगती है। वही अमन जानबूझकर उसके पास गया था क्योंकि उसे पता था उसका भाई इस वक्त क्या सोच रहा होगा। उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी, लेकिन वह बिल्कुल भी यह बात मानने वाला नहीं है। वह जानता था कि अभी उसने अपनी बहन का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए अभी भी उसे उसके साथ कोई अटैचमेंट महसूस नहीं हो रही होगी। लेकिन उसे पता था जैसे ही वह उसका चेहरा देखेगा तो उसकी मासूमियत और उसकी खूबसूरती में किस तरह पागल हो जाएगा कि खुद को उसका सबसे बड़ा गुनाहगार मानने लगेगा, और फिर उसे मनाने के लिए वह भी उसके आगे पीछे दौड़ते हुए नजर आएगा। वह प्यार से अपने बहन के चेहरे से मास्क हटा देता है और कहता है, सिस्टर, ये भी हमारे भाई हैं, इसलिए इनके सामने आपको मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं उसकी बातों को सुनकर अर्थ का चेहरा, जो अभी तक नीचे था, वह जल्दी से अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखता है, क्योंकि उसे टाइगर के चेहरे को देखने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। लेकिन जैसे ही वह अपने सामने देखता है तो उसकी तो नजरें एक पल के लिए वहीं ठहर जाती है। इस वक्त उसे लगता है जैसे सब कुछ अपनी जगह पर थम गया है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत शायद उसने दुनिया में कभी कोई लड़की देखी हो। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा मासूम था, देखकर उसकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। कोई भी अगर उसे देखे तो मात्र 16-17 साल की ही समझेगा। उसकी मासूमियत इतनी ज्यादा थी कि चाहकर भी कोई उससे दूर ना हो सके। हर कोई उस पर मर मिटने को तैयार हो जाए। उसका चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि दुनिया की हर खूबसूरती उसके आगे फेल हो जाए। अर्थ तो बस अपनी आंखें फाड़े उसे देख रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था मास्क के पीछे इतना ज्यादा खूबसूरत चेहरा है। वह मन में ही सोचता है, शायद यही वजह है जो वह हमेशा मास्क लगाकर रखती है। अगर वह अपना ये चेहरा किसी के सामने रिवील कर देगी तो सभी लोग पागल होकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। फिर उसकी बहन सेफ कैसे रहेगी? इस वक्त अर्थ एक पजेसिव भाई बन चुका था। उसका तो मन ही नहीं कर रहा था कि वह अपनी नजरें अपनी बहन के चेहरे से हटा ले। वही किया एक नजर उसे उठाकर देखती है। जैसे ही अर्थ और किया की नजरें मिलती है, प्यार और स्नेह से अर्थ का दिल भर जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। वह बहुत ही प्यार से अपनी बहन को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसके पास तो बोलने के लिए लफ्ज ही नहीं थे। तभी अमन मौके का फायदा उठाते हुए बोलता है, सिस्टर, हमें पता है भाई ने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, इसलिए मैं भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वही उसकी बातों को सुनकर किया अमन की तरफ देखने लगती है और अर्थ की तो मानो जैसे सांस ही थम गई हो। उसका भाई क्या कर रहा है? वह उसकी बहन को भड़का रहा है या उसके लिए माफी मांग रहा है? नहीं नहीं, वह समझ चुका है। वह उसकी बहन को भड़का रहा है, जिससे उसकी बहन उससे नफरत करने लगे। फिर तभी अर्थ के सामने अब तक का पूरा सीन घूमने लगता है। उसने किस तरह से किया को परेशान किया, किस तरह से वह अपने घर वालों से किया के लिए अपशब्द बोले। उसे इस वक्त खुद पर इतना ज्यादा शर्म आ रहा था कि उसे लग रहा था कि वह कहीं जाकर गड्ढा खंदकर गिर जाए। उसे तो अब नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। क्या उसकी बहन उसे माफ करेगी? और उसे पक्का यकीन था उसके इन नालायक भाइयों ने उसकी बहन को उसके बारे में सब कुछ बता दिया होगा, जो भी उसने अभी तक अपनी बहन के लिए बोला था। ये सब सोचकर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या उसकी बहन उससे नफरत करेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वह अपनी बहन से दूर नहीं रहेगा। उसकी बहन उसे चाहे जितना नफरत कर ले, वह अपनी बहन को मना कर ही रहेगा। इस वक्त उसके अंदर अपने बहन के खोने का डर भर गया था।
वही वह बहुत ही मासूमियत से किया की ओर देखता है। वह उम्मीद कर रहा था कि किया उससे बोले, लेकिन किया उसे एक बार भी अब नहीं देखती है। उसे यकीन हो गया था कि किया उससे नाराज है। वही राजश्री जी प्यार से बोलती है कि बच्चा चलो अब हम चलते हैं। वैसे भी तुम ऑफिस से आई और इतनी ज्यादा थकी थी और इस नालायक के चक्कर में तुम्हारी इतनी ज्यादा भागदौड़ हो गई। तुम थक गई होगी। चलो हम यहाँ से निकलते हैं। इतना बोलकर वह अर्थ को वहीं छोड़कर किया का हाथ पकड़कर वहां से बाहर की ओर लेकर निकल जाती है। धीरे धीरे कर सभी लोग जाने लगते हैं। वहीं रेहान उसे एक वार्निंग लुक देता है। ऐसे लग रहा था मानो वह उसे किया से दूर रहने के लिए वार्न कर रहा है। अर्थ उसे आश्चर्य से देख रहा था। यह उसकी बहन के लिए क्यों इतना ज्यादा पजेसिव हो रहा है। तभी उसे याद आता है वह किया को किस कर रहा था। इसका मतलब वह तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। यानी इसका मतलब ये वाला उसका असली का बॉयफ्रेंड है। तुरंत ही उसका दिमाग ठनकता है। वह आश्चर्य से रेहान को देखने लगता है। क्या ये डेविल उसकी मासूम बहन को परस्यू कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेविल है, हार्टलेस है। इसके अंदर तो दिल ही नहीं है। वह उसकी बहन को खुश नहीं रख पाएगा। अब इस वक्त अर्थ बिल्कुल किसी पॉजिटिव भाई की तरह सोच रहा था। वह अपनी बहन को कैसे इस डेविल के पास जाने दे सकता है? उसकी बहन कितनी ज्यादा मासूम है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है उसकी बहन मासूम कहाँ है। वह तो कितनी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी वह उसकी बहन है, इसलिए वह मासूम है। अब धीरे धीरे कर सारे लोग बाहर जा चुके थे। वही अर्थ अपनी सोच में डूबा था। वही रूहानी और आयुष भी उसे एक वार्निंग लुक देती हैं और वहां से चली जाती हैं। जैसे ही अर्थ रूहानी को देखता है, वह कहता है, जंगली बिल्ली कहीं की, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। अब समझ में आया ये सब लोग क्यों मेरे पीछे पड़े थे। मैं भी कितना बड़ा पागल था। फिर तभी उसे याद आता है अमायरा का। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठी बंध जाती है। यानी उस लड़की ने उसकी प्यारी बहन के खिलाफ उसे भड़काया था। ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह इन सब सवालों के जवाब तो अमायरा से लेकर रहेगा और उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। यहाँ आने से पहले ही उसने उसके दिमाग में अपनी इस प्यारी सिस्टर के बारे में जहर भर दिया था, जिस वजह से उसने इतनी सारी गलतियां की। लेकिन अब वह कोई गलती नहीं करेगा। ये सब सोचकर वह भी अब घर से निकलकर उनके पीछे जाने लगता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? ये लोग घर जाकर अब अर्थ की कैसी खिंचाई करने वाले हैं? वही अर्थ किया से कैसे माफी मांगेगा और किया की नाराजगी कैसे दूर करेगा? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोगों ने कहा था कि अर्थ और किया को सामने लाओ। लीजिए, इस एपिसोड में आप लोगों के कहने के मुताबिक मैंने उन्हें आमने सामने ला दिया है। मुझे लगता है इस एपिसोड को सुनकर आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। और अगर आप लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी स्टोरी में बने रहने के लिए धन्यवाद।